मिलेश जी, एक एक सवाल यहाँ पे है। सवाल ये कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर को एक दूसरे का धुर विरोधी के तौर पे स्थापित करने की कोशिश कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जहां तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रश्न है, उस समय भारत की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व जो है कांग्रेस के हुँ, हाथ में था। हाँ, ये तो सभी को मालूम है। भारत में आजादी की लड़ाई में कई धाराएं थी। सबसे बड़ी जो धारा थी वो कांग्रेस की थी, जिसकी अगुवाई गांधी जी कर रहे थे, नेहरू जी कर रहे थे। ये दो बड़े नेता थे हुँ, और जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे, और कांग्रेस पूरे देश में राजनीतिक जो लड़ाई थी आजादी की, उसका हुँ, एक तरह से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी कांग्रेस। हुँ, तो हुँ, कांग्रेस आज की पार्टी नहीं थी, कांग्रेस उस समय एक बड़ा मोर्चा थी। हुँ, दूसरी धारा जो थी वो क्रांतिकारियों की थी, जिसकी अगुवाई भगत सिंह कर रहे थे। हुँ, तीसरी जो धारा थी वो एक तरह से कम्युनिस्टों की थी, जो जिससे भगत सिंह की आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत मिलती थी, लेकिन फिर भी वो अलग थे। हुँ, और चौथी धारा अगर कोई थी तो मैं मानता हूं कि वो अंबेडकर साहब की थी, जो अपने ढंग से लड़ रही थी। हुँ, लेकिन ये पांचवी धारा जो थी आरएसएस की, वो तो लड़ी नहीं रही थी। वो तो कह रही थी कि भाई ये हमारे लिए ठीक है, हम हुँ, इसको हिंदू राष्ट्र में बाद में बदलेंगे, इस देश को जब हमें मौका मिलेगा। तो वो तो हुँ, लड़ाई में कहीं थी ही नहीं। हाँ, हिंदू महासभा थी, और हिंदू महासभा के नेता सावरकर साहब, उन्होंने हुँ, वाकई लड़ाई लड़ी। आजादी की लड़ाई में वो पार्टिसिपेंट थे और जेल गए। हुँ, लेकिन उन्होंने बाद के दिनों में माफी भी मांगी, और कई कई बार मांगी, और इसकी वजह से उनके बारे में बहुत सारे विवाद उठे। लेकिन वो घनघोर हिंदुत्ववादी थे। हुँ, सावरकर इतने बड़े हिंदुत्ववादी थे कि वो ये चाहते थे कि हिंदुओं में जो एक धारा है, जो नहीं समझ पा रही है कि स्टेब्लिश कैसे करना है भारत में हिंदू राष्ट्र, उसको उसका परिष्कार किया जाए। इसीलिए जब उनको अंग्रेजों ने छोड़ा और वजीफा या पेंशन देना, जो भी आप कहें, उसको हुँ, एक हुँ, सांत्वना राशि मिलती थी उनको, तो उन्होंने रत्नागिरी में एक मंदिर बनाया। मैं उस मंदिर में जा चुका हूं, और हुँ, वहां पर उन्होंने दलित उत्पीड़ित समाजों के लोगों को भी चाहते थे कि वो प्रवेश करें, लेकिन बराबरी का दर्जा नहीं देना था। उनको ये नहीं था कि वो हिंदुत्व को बदल देंगे। वो ये हुँ, चाहते थे कि इन लोगों को किसी न किसी तरह से हिंदुत्व के छाया छतरी के नीचे लाया जाए। तो ये धाराएं उस समय थी। आप देख लीजिए, जो कॉन्ट्रडिक्शन कांग्रेस और बाबा साहब में था वो आइडियोलॉजिकल था। वो हुँ, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्तिगत था। अगर व्यक्तिगत रहा होता तो महात्मा गांधी ने प्रपोज क्यों किया होता पटेल और नेहरू को कि आप संविधान सभा का कि संविधान सभा में ले जा, ये तो गए हैं, इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का आप चेयरमैन भी बना दीजिए। तो हुँ, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जो बाबा साहब को बनाया गया, ये नाम प्रपोज किया था महात्मा गांधी ने, नेहरू और पटेल ने नहीं। नेहरू पटेल की निगाह में दूसरे लोग थे, और वो हुँ, विदेश के लोग थे। दो बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे जो संविधानविद थे, संभवतः एक फ्रांस के थे और एक इंग्लैंड या अमेरिका के थे। इस समय मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। हुँ, तो जब ये बात रखी गई महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी ने कहा, वो महात्मा गांधी जिनके साथ बाबा साहब के बेहद तीखे तीखे हुँ, अंतर्विरोध थे, राजनीतिक और वैचारिक और दार्शनिक स्तर पर, और वो धज्जियां उड़ाकर रख दिया उन्होंने महात्मा गांधी के पूरे विचार दर्शन का बाबा साहब ने। और हुँ, जो उत्तर दिया महात्मा गांधी ने खासकर कास्ट इशू पर बाबा साहब के विचारों का, वो बहुत ही निर्जीव है। बहुत ही हुँ, उसमें 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 कोई बहुत ताकत नहीं, बहुत शक्ति नहीं हुँ, दिखाई देती। इतनी शक्ति बाबा साहब के आर्गुमेंट में थी महात्मा गांधी के विरुद्ध, उनके हुँ, विचार दर्शन के विरुद्ध, जातियों के प्रश्न पर। लेकिन वही महात्मा गांधी आप देखिए कितने उदार होकर आते हैं सामने, और वो नेहरू और पटेल को कहते हैं कि अरे लालटेन लेकर कहां खोज रहे हो, हुँ, भीमराव अंबेडकर से बेहतर कौन व्यक्ति होगा जो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बने। तो हुँ, ये पहलू है। तो ये जो रिश्ता आता है, वह रिश्ता कतई वो नहीं है जो सावरकर और बाबा साहब के बीच में था, या आरएसएस के लोगों और बाबा साहब के बीच में था। आपको एक बात बताकर मैं अपने इस हुँ, जवाब को खत्म करता हूं, कि सावरकर के बारे में बाबा साहब ने अपने 15वें खंड में कलेक्टेड वर्क्स के बहुत लंबा एक आलेख लिखा है, और हुँ, उसमें सावरकर को न सिर्फ कट्टर हिंदुत्ववादी बताया है, न सिर्फ उन्होंने कहा है कि ये वर्णवादी हैं, वर्णाश्रमी हैं और ये खतरनाक, बल्कि ये कहा है कि देश के लिए इनकी विचारधारा बहुत खतरनाक है, देश हुँ, यानी इंडिया के लिए। और उनके दर्शन को, जिसके बारे में बार बार लोग कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा दर्शन था, वो हुँ, टू नेशन थ्योरी की उन्होंने धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं बाबा साहब ने, और कहा है कि ये आदमी कह रहा है कि टू नेशन तो रहेंगे, लेकिन मुल्क एक ही रहेगा।
उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों रहेंगे, जैसे पुराने ऑस्ट्रिया में या पुराने इटली में थे। तो बाबा साहब कहते हैं कि आदमी ऑस्ट्रिया और इटली का उदाहरण दे रहा है, इसको मालूम नहीं है कि ऑस्ट्रिया इटली का पुराना जो राज था वो कब का खंडित हो चुका है और टुकड़ों में बट गया है। तो वो सावरकर के दर्शन की धज्जियां उड़ा देते हैं। आज बीजेपी सावरकर भक्त है। आज वही बीजेपी जो कह रही है कि नहीं, अपने अपमान नहीं किया बाबा साहब का, वो तो सावरकर की भक्त है। सावरकर को वो भारत रत्न देना चाहते थे, वो तो के.आर. नारायणन की वजह से भारत रत्न नहीं मिला। और आपको एक बात और बता दें, जो आरएसएस के बीजेपी के लोग कहते हैं बाबा साहब को भारत रत्न उनके कारण मिला, ये सफेद झूठ है। मैं उस समय रिपोर्टिंग में था, मैं उस समय पत्रकारिता में था। बाबा साहब को जो भारत रत्न है, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने उस दौर के जो पुराने सोशलिस्ट थे, पुराने लोहियावादी थे, लोक दली थे, या कांशी राम जी का बहुत बड़ा रोल है। कांशी राम जी ने भी बहुत दबाव डाला कि बाबा साहब को भारत रत्न देना है। तो भारत रत्न देने में जो आरएसएस बीजेपी के लोग आज श्रेय लेते हैं कि उनके समर्थन वाली सरकार ने दे दिया। अरे भाई, उस समर्थन आपका था, लेकिन सरकार में डिसीजन लेने का जो काम कराया और किया वो उन लोगों ने कराया जो आपसे बिल्कुल उलट थे। वो सावरकर को चाहते थे और सावरकर को भारत रत्न देने का प्रयास उनका पूरी तरह विफल कर दिया गया। उस समय के.आर. नारायणन ने फाइल लौटा दी, जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बिल्कुल।